हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप के बारे में जानेंगे। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान दो टाइप का हो सकता है, या तो वो रिटन हो या फिर अनरिटन हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, तो वह है इंडिया। और अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यूके यानी ब्रिटेन। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक ये सिंगल बुक है। सिंगल बुक का मतलब क्या हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने भी प्रोविजंस हैं, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं या फिर जितने भी लॉ हैं या आर्टिकल्स हैं, वो सभी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड है, कोडिफाइड या फिर लिखे हुए हैं। सिंगल बुक का मतलब ये होता है। जबकि कलेक्शन ऑफ बुक का मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो किसी एक बुक में नहीं लिखे गए हैं, यानी वो बहुत सारे बुक हैं। कलेक्शन ऑफ बुक कह सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो ये होता है सिंगल बुक और ये होता है कलेक्शन ऑफ बुक। जैसे जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी बहुत सारी बुक्स एक तरह से मान लीजिए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये है सिंगल बुक और कलेक्शन ऑफ बुक में। उसके बाद से देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या आता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड अदर लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें जो लॉज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो लॉज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने दिए गए हैं, और एक दूसरे लॉज वो हो सकते हैं कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं वो कौन से लॉ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लॉज का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई अंतर नहीं करा जाता। इसमें जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी लॉ पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा उनके, और ये माना जाएगा कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हो गई या फिर हाई कोर्ट हो गई, तो ये हायर पावर एंजॉय करती है। जबकि यहाँ पे जो जुडिशरी है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है वो आपकी लिमिटेड पावर एंजॉय करती है। जुडिशरी लार्ज पावर एंजॉय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है यहाँ पे, तो अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करा जा सकता है जुडिशरी द्वारा। यहाँ पे है कि लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर करा जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट में हो तो। और ये कौन कर सकता है, तो जुडिशरी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट उनकी कोई सा भी लॉ बनाती है, जुडिशरी के पास ये राइट नहीं है कि वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होते हैं। और यहाँ पे जो है वो लेजिस्लेटिव या फिर लॉ मेकिंग बॉडी, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है, और जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें लेजिस्लेटिव सुप्रीम होता है। यानी लेजिस्लेटिव जो है वो जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ब्रिटेन में क्या है, जो वहां की पार्लियामेंट है वो जिस भी लॉ को बना दे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। जबकि इंडिया में क्या है कि यहाँ की पार्लियामेंट कोई सा भी लॉ बना दे, और अगर वो लॉ इनवैलिड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे जो जुडिशरी है उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। ऐसे लॉ बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लाई करते हो या कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनुरूप हो, उसी लॉ को बनाएंगे। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई स्पेशल बॉडी द्वारा बनाई जाती है, और इसका जो फोर्स डेट होता है, मतलब ये कब इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो वो भी एक पर्टिकुलर डेट में होती है। एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल बॉडी ने बनाया है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं। और एक कब फोर्स में लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाया गया था 26 जनवरी 1950।
तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि कोई स्पेशल बॉडी द्वारा बनाया जाता है और ये जो है वो इम्प्लीमेंट किसी पर्टिकुलर डेट से होता है। इंडिया के केस में इसे बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और जो इम्प्लीमेंट करा गया था वो 26 जनवरी 1950 में। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी स्पेशल बॉडी ने नहीं बनाया है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो भी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती जाती है और वो फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते जाता है और इसका ना ही कोई सिंगल डेट है इम्प्लीमेंट होने का। मान लीजिए कि अगर वहाँ की पार्लियामेंट ने कोई लॉ आज बनाया है तो वो आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप की गवर्नमेंट को, मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट बनाता है, किस टाइप की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकता है या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट भी बना सकता है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया जो है लगभग वो 28 स्टेट में बटा हुआ है। तो स्टेट के लिए जो स्टेट का जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो सीएम होता है और जो इंडिया का रियल एग्जीक्यूटिव है वो पीएम है। तो पीएम जो है वो अपने स्फीयर में पावर एंजॉय करता है जबकि सीएम जो है वो अपने स्फीयर में। सीएम का स्फीयर क्या है? जो भी स्टेट की बाउंड्री है, जबकि पीएम का स्फीयर क्या है? तो पूरा इंडिया है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रोविंस या फिर स्टेट के लिए एक गवर्नमेंट है और एक गवर्नमेंट सेंटर के लिए है और दोनों जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों अपने अपने स्फीयर में सुप्रीम है। जो दोनों अपना पावर जो मिलता है उन्हें, पावर का सोर्स क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को भी पावर देता है, वो स्टेट को भी पावर देता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। यूनिटरी में क्या होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे ज्यादा पावरफुल होती है। जबकि इसमें क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करता है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या कि यहाँ पे सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां पे देख लेते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकता है। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। उसे चेंज करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाया गया है, तो उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है? यूएसए है। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ कि इसके जो प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आसानी से चेंज करे जा सकते हैं। यानी ये कहते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज करे जा सकते हैं। जैसे श्रीलंका है, इसका एग्जांपल क्या है? श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो सिंपल मेजोरिटी से बहुत आसानी से चेंज करा जा सकता है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल ही टफ बना दिया गया है। और एक होता है मिक्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जांपल है मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का। मिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कुछ प्रोविजंस हैं वो आसानी से चेंज करे जा सकते हैं, जबकि कुछ प्रोविजन जो है वो काफी टफ है। यानी कुछ प्रोविजन जो है वो फ्लेक्सिबल टाइप के हैं, कुछ जो है वो रिजिड टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं इंडिया के केस में। इंडिया में आर्टिकल 2 में कोई चेंज लाना है या फिर आर्टिकल 3 में लाना है या फिर आर्टिकल 169 में लाना है, तो ये सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज लाया जा सकता है। और आर्टिकल 2, 3, 169 में अगर हम चेंज ला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी के साथ भी चेंज करा जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल हुआ। और रिजिड का एग्जाम्पल क्या है? तो आर्टिकल 368 है कि मान लीजिए अगर आर्टिकल 368 में चेंज लाना है या फिर फंडामेंटल राइट्स में चेंज लाना है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, यानी काफी टफ है, इसे रिजिड बनाया गया है। तो ये है मिक्स का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया में कोई नया स्टेट ऐड करा जा रहा है। आर्टिकल 3 का मतलब क्या हुआ कि किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करा जा रहा है। आर्टिकल 169 का मतलब क्या हुआ कि किसी स्टेट को यूनिकैमरल से बाइकैमरल बनाया जा रहा है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह को ऐड करा जा रहा है। तो ये आसानी से करा जा सकता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन का एग्जाम्पल है, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से चेंज कर सकती है।
क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, जो भी लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। और जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो इनके द्वारा बनाए गए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। धन्यवाद।